Good evening, viewers. Welcome to Judicial Study Center. आज का टॉपिक है आईपीसी 1860 में ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, संपत्ति के विरुद्ध अपराध। और संपत्ति के विरुद्ध अपराध में आज हम लोग पढ़ेंगे धारा 390 राबरी, धारा 391 डकैती और इसी के साथ सेक्शन 403 क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन भी पढ़ाएंगे। इससे पहले के वीडियो में दो बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन धारा 378 थेफ्ट और सेक्शन 383 एक्सटोर्शन के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं। अब थेफ्ट और एक्सटोर्शन का जो गंभीर रूप होता है वह राबरी होता है, लूट होता है। अब लूट के संबंध में प्रोविजन धारा 390 में दिया गया है और धारा 390 में आप देखेंगे तो कुल इसमें 3 पैराग्राफ दिया गया है। धारा 390 का जो पहला पैराग्राफ है उसमें बताया गया है कि हर लूट के अपराध में या तो चोरी होती है या उद्यापन होता है। आगे दूसरे पैराग्राफ में बताया गया है कि चोरी कब लूट हो जाती है और तीसरे पैराग्राफ में बताया गया है कि उद्यापन कब लूट हो जाता है। तो देखें, इसमें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सवाल बनता है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल बनता है, इस पर प्रॉब्लम को पूछी जाती है। मेंस में देखेंगे जैसे पूछा गया है कि लूट के आवश्यक तत्व को बताइए। तो लूट के आवश्यक तत्व क्या होते हैं? लूट के आवश्यक तत्व को समझने के लिए दो पार्ट में इसको देखा जाएगा। जो सबसे पहला पार्ट है ये पार्ट 1 के अंतर्गत देखा जाएगा कि धारा 390 का पैरा 1 कहता है कि हर लूट में या तो चोरी होती है या उद्यापन होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि लूट के वे सारे आवश्यक तत्व होंगे जो चोरी एवं उद्यापन के होते हैं। इसके बाद दूसरे पार्ट के अंतर्गत देखा जाएगा कि ऐसा कौन सा एडिशनल एलिमेंट है, ऐसा कौन सा अतिरिक्त तत्व है जो थेफ्ट और एक्सटोर्शन को राबरी में परिवर्तित कर देता है। तो अब इस संबंध में सबसे पहला पार्ट देखा जाए तो पार्ट 1 के अंतर्गत लूट के वे सारे आवश्यक तत्व होंगे जो चोरी एवं उद्यापन के होते हैं। और आपको चोरी पढ़ा चुके हैं। धारा 378 में चोरी की परिभाषा आपने देखा और चोरी की परिभाषा का एनालिसिस करने पर 5 आवश्यक तत्व आपने देखा था। और सेक्शन 383 में एक्सटोर्शन की परिभाषा आपने देखा और उसका एनालिसिस करने पर 2 आवश्यक तत्व निकलता है। अर्थात पार्ट 1 के अंतर्गत लूट के वे सारे आवश्यक तत्व होंगे जो चोरी एवं उद्यापन के होते हैं। अर्थात चोरी के 5 आवश्यक तत्व को लिखना होगा और 2 एक्सटोर्शन के आवश्यक तत्व को लिखना होगा। अर्थात चोरी के लिए 5 आवश्यक तत्व आपने पढ़ा। सबसे पहला पॉइंट आपको बताए थे कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेकिंग प्रॉपर्टी, संपत्ति लेते समय
बेईमानीपूर्ण आशय होना चाहिए। दूसरा आवश्यक तत्व आपने देखा कि प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल, संपत्ति को चल होना चाहिए। तीसरा आवश्यक तत्व आपको बताए कि प्रॉपर्टी को दूसरे व्यक्ति की पोजीशन में से लिया गया होना चाहिए। और चौथा आवश्यक तत्व आपने पढ़ा था कि दूसरे व्यक्ति के कंसेंट के बिना लिया गया होना चाहिए। और लास्ट आवश्यक तत्व आपको बताए थे कि प्रॉपर्टी मस्ट बी मूव, कि संपत्ति को हटाया जाना चाहिए। तो एक तो लूट के ये 5 आवश्यक तत्व होंगे। इसी प्रकार से एक्सटोर्शन के 2 आवश्यक तत्व आपको बताए थे कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को साशय क्षति के भय में डाला गया हो। और दूसरा आवश्यक तत्व है कि जिस व्यक्ति को साशय क्षति के भय में डाला गया है, बेईमानीपूर्ण आशय से संपत्ति को देने के लिए उसको उत्प्रेरित किया गया हो। अर्थात पहले पार्ट के अंतर्गत लूट के ये 7 आवश्यक तत्वों को लिखा जाना चाहिए। अब दूसरे पार्ट के अंतर्गत देखा जाए तो दूसरे पार्ट के अंतर्गत अब प्रश्न ये है कि कौन सा ऐसा एडिशनल एलिमेंट है, कौन सा ऐसा अतिरिक्त तत्व है जो चोरी एवं उद्यापन को लूट में परिवर्तित कर देता है। तो दूसरे पार्ट के अंतर्गत 2 अतिरिक्त आवश्यक तत्व हैं। और सबसे पहला अतिरिक्त आवश्यक तत्व ये है कि चोरी एवं उद्यापन में बल एवं हिंसा का प्रयोग किया जाना चाहिए। फोर्स या वायलेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो यदि चोरी करने में, एक्सटोर्शन करने में यदि बल एवं हिंसा का प्रयोग हो जाता है तो वही चोरी एवं एक्सटोर्शन लूट में परिवर्तित हो जाता है। और दूसरा अतिरिक्त तत्व ये है कि जो भी बल एवं हिंसा का प्रयोग होना चाहिए वह वॉलंटरली होना चाहिए, वह स्वेच्छापूर्वक होना चाहिए। यदि ये 2 कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो यही चोरी, यही उद्यापन ये लूट में परिवर्तित हो जाता है। अतः मेंस में लूट के आवश्यक तत्व को पूछा जाता है तो कुल 9 आवश्यक तत्व इसमें आपको बताएंगे। पार्ट 1 के अंतर्गत लूट के वे सारे आवश्यक तत्व हैं जो चोरी एवं उद्यापन के होते हैं, अर्थात चोरी के 5 आवश्यक तत्व, उद्यापन के 2 आवश्यक तत्व। पहले पार्ट के अंतर्गत 7 आवश्यक तत्व को लिखना होगा। और दूसरे पार्ट के अंतर्गत ऐसा कौन सा अतिरिक्त तत्व है जो चोरी एवं उद्यापन को लूट में परिवर्तित कर देता है। तो 2 और अतिरिक्त तत्व आपने देखा कि चोरी करने में या उद्यापन करने में जब बल एवं हिंसा का प्रयोग हो जाता है तब वह लूट में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन दूसरी शर्त ये है कि जो भी बल एवं हिंसा का प्रयोग किया जाना चाहिए वह स्वेच्छापूर्वक किया जाना चाहिए। दुर्घटनावश आकस्मिक रूप से बल एवं हिंसा का प्रयोग हो जाता है तब वहाँ पर वह चोरी, एक्सटोर्शन लूट में परिवर्तित नहीं होगा। इस प्रकार से कुल 9 आवश्यक तत्व को आपको लिखना है। अब आगे देखा जाए कि धारा 390 का पैरा 1 तो आपने देख लिया कि लूट में या तो चोरी होती है या एक्सटोर्शन होता है, अर्थात ये 7 आवश्यक तत्व होते हैं। अब देखा जाए आगे कि धारा 390 के पैरा 2 में क्या कहा गया है। अब धारा 390 के पैरा 2 में बताया गया है कि चोरी कब लूट में परिवर्तित हो जाती है। तो चोरी कब लूट में परिवर्तित हो जाती है
धारा 390 के पैरा 2 में बेयर एक्ट को देखें तो शुरू में ही 4 शब्द लिखा है। क्या लिखा है कि चोरी करने में, चोरी करते समय, चुराई हुई संपत्ति को ले जाते समय या चुराई हुई संपत्ति को ले जाने का प्रयत्न करने में। इन 4 कार्यों को करने में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु, उपहत्या या सदोष अवरोध कारित किया जाता है या तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहत्या, तत्काल सदोष अवरोध का भय उत्पन्न किया जाता है या इसका प्रयत्न किया जाता है, तब वह चोरी लूट में परिवर्तित हो जाती है। धारा 390 के पैरा 2 में ये जितना लंबा प्रोविजन दिया गया है, इसको एक लाइन में आप कह सकते हैं कि चोरी कब लूट हो जाती है। तो चोरी में जैसे ही बल एवं हिंसा का प्रयोग हो जाता है, वही चोरी लूट में परिवर्तित हो जाती है। तो एक लाइन में इसको आप कह सकते हैं। प्रायः आप देखेंगे कि एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछा गया है कि चोरी लूट हो जाती है। तो अब चोरी कब लूट हो जाती है? चोरी लूट में तब परिवर्तित हो जाती है कि जैसे ही चोरी करने में बल एवं हिंसा का प्रयोग हो जाता है, तो वही चोरी लूट में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखना है। धारा 390 के पैरा 2 में 4 उद्देश्य आपने देखा कि उन 4 उद्देश्यों को पूरा करने में, अर्थात चोरी करने में, चोरी करते समय, चुराई हुई संपत्ति को ले जाते समय या चुराई हुई संपत्ति को ले जाने का प्रयत्न करने में, यदि बल एवं हिंसा का प्रयोग होता है, तब तो वह चोरी लूट में परिवर्तित होगी। लेकिन ध्यान रखना है, इन 4 उद्देश्यों से भिन्न उद्देश्य के लिए यदि बल एवं हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब वह चोरी लूट में परिवर्तित नहीं होगी। जैसे उदाहरण से समझें कि जैसे मान लीजिए ए है और ए या बी के घर में चोरी करता है और बी संपत्ति का जो स्वामी है वह चोर को देख लेता है। अब इसके बाद चोर सामान को लेकर के और भागना शुरू कर देता है। संपत्ति का स्वामी बी चोर ए का पीछा करना शुरू करता है। अब जब चोर को ये लगता है कि संपत्ति का स्वामी उसको पकड़ लेगा, तो चोर चोरी की संपत्ति को वहीं रास्ते में छोड़ देता है और अपनी जान को बचाने के लिए वह आगे भागता है। इसके बावजूद भी जो संपत्ति का स्वामी है वह चोर का पीछा जारी रखता है। जब चोर को ये लगता है कि संपत्ति का स्वामी उसको पकड़ लेगा, तो चोर अपने प्रतिरक्षा करने के लिए वह एक पत्थर का टुकड़ा उठा लेता है और संपत्ति के स्वामी के ऊपर फेंक देता है, जिससे संपत्ति के स्वामी को सिंपल हर्ट कारित हो जाता है। तो प्रश्न यहाँ पर यह है कि क्या यहाँ पर लूट का अपराध कारित हुआ? तो आपको क्या बताए, महत्वपूर्ण चीज क्या ध्यान में रखना है कि धारा 390 के पैरा 2 में 4 उद्देश्य आपने देखा कि चोरी करने में, चोरी करते समय, चुराई हुई संपत्ति को ले जाते समय या चुराई हुई संपत्ति को ले जाने का प्रयत्न करने में जब बल एवं हिंसा का प्रयोग किया जाएगा, तभी वह चोरी लूट में परिवर्तित होगी। अब इस उदाहरण के अंतर्गत देख रहे हैं कि जो चोर है जब मालिक उसका पीछा करता है तो संपत्ति को बीच रास्ते में ही छोड़ देता है
अब चोर जो भागता है वह अपनी जान को बचाने के लिए भागता है और यहाँ पर चोर के द्वारा संपत्ति के स्वामी के ऊपर जो पत्थर को फेंकता है अपने को बच निकलने के लिए ऐसा करता है। यहाँ पर अब ये नहीं कहा जाएगा कि यहाँ पर ये लूट का अपराध कारित हुआ। यहाँ जो भी बल एवं हिंसा का प्रयोग किया गया है चोर अपने को डिफेंस करने के लिए किया है, न कि उस प्रॉपर्टी को ले जाने के लिए किया है। प्रॉपर्टी को वह बीच रास्ते में ही उसको छोड़ देता है। अतः यहाँ पर ये चोरी ये लूट में परिवर्तित नहीं होगी। तो प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना है। दूसरी चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो भी बल एवं हिंसा का प्रयोग किया जाना चाहिए वह वॉलंटरली किया जाना चाहिए, वह स्वेच्छापूर्वक किया जाना चाहिए। जहाँ पर बल एवं हिंसा का प्रयोग आकस्मिक रूप से हो जाता है, दुर्घटनावश हो जाता है, तब वह चोरी लूट में परिवर्तित नहीं होगी। तो प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा अतिरिक्त तत्व भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो बल एवं हिंसा का प्रयोग किया जाना चाहिए, बल एवं हिंसा का प्रयोग स्वेच्छापूर्वक किया जाना चाहिए। यदि आकस्मिक रूप से दुर्घटनावश बल एवं हिंसा का प्रयोग हो जाता है तब वह चोरी लूट में परिवर्तित नहीं होगी। जैसे उदाहरण से समझें, अब मान लीजिए कि ए और बी ये दो व्यक्ति हैं और यहाँ पर दोनों ये साथ में एक बस में बैठते हैं और इलाहाबाद से बस में बैठ करके बनारस जाते हैं। अब इसमें जो ए है ये अगली सीट पर बैठा है और बी पिछली सीट पर बैठा है। अब ये जो बी पिछली सीट पर बैठा है, ये जो अगली सीट पर बैठा है, इसके पर्स को मारने के लिए, पर्स को चुरा लेने के लिए बी ब्लेड निकालता है और पर्स को यह पॉकेट को काटता है कि जिससे इसके पर्स को ले ले। लेकिन दुर्भाग्यवश वह ब्लेड वह एक कमर में लग जाता है और यहाँ पर इसको सिंपल हार्ट कारित हो जाता है। तो आप देखें कि यहाँ चोरी करने में ही बल एवं हिंसा का प्रयोग हो गया, लेकिन यह चोरी लूट में परिवर्तित नहीं होगी, क्योंकि दूसरा अतिरिक्त आवश्यक तत्व आपको बताए कि जो बल एवं हिंसा का प्रयोग किया जाना चाहिए वह स्वेच्छापूर्वक किया जाना चाहिए। यदि दुर्घटना या दुर्भाग्यवश या आकस्मिक रूप से बल एवं हिंसा का प्रयोग हो जाता है तब वह चोरी लूट में परिवर्तित नहीं होगी। तो यहाँ पर जो ब्लेड एक कमर में लग गई है, जो सिंपल हर्ट कारित हो गया है, यह स्वेच्छापूर्वक इसको चोट नहीं पहुँचाई है, आकस्मिक रूप से चोट पहुँची है, अतः चोरी यहाँ पर लूट में परिवर्तित नहीं होगी। तो हम लोग पढ़े धारा 390 का दूसरा पार्ट, और धारा 390 के दूसरे पार्ट में आपने क्या पढ़ लिया कि चोरी कब लूट हो जाती है। तो चोरी तब लूट हो जाती है जब चोरी करने में, चोरी करते समय, चुराई हुई संपत्ति को ले जाते समय या चुराई हुई संपत्ति को ले जाने का प्रयत्न करने में बल एवं हिंसा का प्रयोग हो जाता है, तब चोरी लूट में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से आवश्यक शर्त आपको बताए कि जो भी बल एवं हिंसा का प्रयोग होना चाहिए वह वॉलंटरली होना चाहिए। आकस्मिक रूप से दुर्घटनावश यदि बल एवं हिंसा का प्रयोग हो जाता है तब वह चोरी लूट में परिवर्तित नहीं होगी। अब अगला देखा जाए कि धारा 390 के पैरा 3 में क्या कहा गया है। धारा 390 के पैरा 3 में एक्सटोर्शन बाय लूट,
कि उद्यापन के द्वारा लूट का अपराध कब होता है, उद्यापन द्वारा लूट का अपराध कब होगा। तो इसके संबंध में धारा 390 के पैरा 3 में बताया गया है। और धारा 390 के पैरा 3 में बताया गया है कि उद्यापन द्वारा लूट का अपराध तब होता है जब अपराधी उद्यापन करते समय भय में डाले गए व्यक्ति की साक्षात उपस्थिति में हो और साथ ही साथ उसको तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति एवं तत्काल सदोष का अवरोध का भय उत्पन्न कारित किया हो और भय उत्पन्न कारित करके प्रॉपर्टी को देन एंड देयर डिसऑनेस्टली उसको बेईमानीपूर्ण आशय से उस प्रॉपर्टी को देने के लिए उत्प्रेरित करता है, तब वहाँ पर एक्सटोर्शन बाय लूट का अपराध हो जाता है। समझे आसान भाषा में कि उद्यापन द्वारा लूट का अपराध कब होगा। तो उद्यापन द्वारा लूट के अपराध के लिए 3 आवश्यक शर्तें हैं और तीनों आवश्यक शर्तें जब साथ साथ पूरी होगी तब एक्सटोर्शन बाय लूट का अपराध होता है। सबसे पहली आवश्यक शर्त तो ये है कि अपराधी उद्यापन करते समय भय में डाले गए व्यक्ति की साक्षात उपस्थिति में होना चाहिए। दूसरी आवश्यक शर्त है कि जिस व्यक्ति को भय में डाला गया है उसको इंस्टेंट डेथ, तत्काल मृत्यु, इंस्टेंट सिंपल हार्ट, तत्काल साधारण उपहति या तत्काल सदोष अवरोध, इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का भय उत्पन्न किया जाना चाहिए। और तीसरी आवश्यक शर्त है कि भय में डाले गए व्यक्ति को प्रॉपर्टी को बेईमानीपूर्ण आशय से देन एंड देयर उसी स्थान पर उसको देने के लिए उत्प्रेरित करता है, तब एक्सटोर्शन बाय लूट का अपराध होता है। तो एक्सटोर्शन बाय लूट का अपराध कब होगा? जब ये तीनों आवश्यक शर्त पूरी होगी तब एक्सटोर्शन बाय लूट का अपराध होगा। जैसे उदाहरण से आप समझें कि जैसे मान लीजिए ए एक व्यक्ति है और यह बी के ऊपर पिस्तौल तान देता है और बी से कहता है कि यदि तुमने अपनी सोने की जंजीर को नहीं दिया तो मैं तुमको गोली मार दूंगा। और बी भय में आकर के, तत्काल मृत्यु के भय में आकर के अपने सोने की जंजीर को निकाल करके ए को दे देता है, तो यहाँ पर ए ने एक्सटोर्शन बाय लूट का अपराध कारित किया। तो एक्सटोर्शन बाय लूट के अपराध के लिए यह 3 आवश्यक शर्तें हैं और तीनों आवश्यक शर्त पूरी होनी चाहिए। इस उदाहरण के अंतर्गत आप देखें कि जो ए है उद्यापन करते समय जिस व्यक्ति को बी को भय में डाला है, पहली चीज की भय में डाले गए व्यक्ति की ये साक्षात उपस्थिति में है। दूसरी चीज, इसको तत्काल मृत्यु कारित करने की धमकी देता है। और तीसरी चीज कि प्रॉपर्टी को, सोने की जंजीर को उसी समय उसी क्षण बेईमानीपूर्ण आशय से परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है। तो धारा 390 के पैरा 3 को लागू होने के लिए जो 3 शर्त है, इस उदाहरण में ये तीनों शर्त पूरी होती है, अतः ये यहाँ पर एक्सटोर्शन बाय लूट के अपराध के लिए यहाँ पर इसको दोषी माना जाएगा। दूसरा उदाहरण समझें कि ये एक पुलिस कांस्टेबल है और यह बी नामक व्यक्ति को तुरंत लॉकअप में बंद करने की धमकी देता है और साथ ही साथ उसको उसी समय सोने के आभूषण को बेईमानीपूर्ण आशय से
देने के लिए उसको उत्प्रेरित करता है, और बी तत्काल कि उसको पुलिस अधिकारी के द्वारा बंदी बना लिया जाएगा, इस भय में आकर के वह सोने के आभूषण को वह ए को दे देता है। तो यहाँ पर ए ने एक्सटोर्शन बाय लूट का अपराध कारित किया। तो ये आपने देखा कि धारा 390, तो धारा 390 कंप्लीट आपको पढ़ा दिए। धारा 390 की पैरा 1 में आपने पढ़ा कि हर लूट के अपराध में या तो चोरी होती है या फिर एक्सटोर्शन होता है। दूसरा आप पैरा के अंतर्गत आपने देखा कि चोरी कब लूट हो जाती है, तो 4 कार्यों को करने में, अर्थात चोरी करने में, चोरी करते समय, चुराई हुई संपत्ति को ले जाते समय, या चुराई हुई संपत्ति को ले जाने का प्रयत्न करने में। वह मृत्यु, उपहति, सदोष अवरोध या तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति, तत्काल सदोष अवरोध का भय उत्पन्न करता है, तब यह चोरी ये लूट में परिवर्तित हो जाती है। फिर आपने देखा एक्सटोर्शन बाय लूट, और एक्सटोर्शन बाय लूट के लिए 3 आवश्यक शर्तें आपको बताए। सबसे पहली आवश्यक शर्त कि अपराधी को उद्यापन करते समय भय में डाले गए व्यक्ति की साक्षात उपस्थिति में होना चाहिए। दूसरा आवश्यक शर्त आपने देखा कि भय में डाले गए व्यक्ति को तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति, तत्काल सदोष अवरोध का भय उत्पन्न किया जाना चाहिए। और तीसरी चीज कि जिस व्यक्ति को भय में डाला गया है उसको संपत्ति को उसी समय उसी स्थान पर बेईमानीपूर्ण आशय से देने के लिए उत्प्रेरित करता है, तब उद्यापन द्वारा लूट का अपराध होता है। इस तरीके से धारा 390 कंप्लीट आपको पढ़ा दी है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, धारा 391 डकैती। और धारा 391 डकैती ये भी सेक्शन प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। डकैती के अपराध में सबसे पहली चीज ध्यान रखना है कि पूछा जाता है कि भारतीय दंड संहिता में कौन सा ऐसा अपराध है जिसको हर स्टेज पर दंडनीय बनाया गया है। तो आईपीसी में डकैती एक ऐसा अपराध है जिसको हर स्टेज पर दंडनीय बनाया गया है। जैसे देखा जाए कि धारा 402 के अंतर्गत डकैती के लिए एकत्रित होना यह दंडनीय अपराध है। इसी प्रकार से धारा 399 के अंतर्गत डकैती की तैयारी करना ये भी दंडनीय है। धारा 391 में जब डकैती की परिभाषा पढ़ते हैं तो 2 उसमें शब्द लिखा है कि जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिल करके लूट का अपराध करते हैं या लूट करने का प्रयत्न करते हैं, तो लूट करने का प्रयत्न ये धारा 391 में ही दे दिया गया है, तो ये भी दंडनीय है। और 5 या 5 से अधिक व्यक्ति के द्वारा लूट का अपराध कारित कर दिया जाता है, तो ये भी धारा 391 के अंतर्गत ये डकैती का अपराध हो जाता है। तो पूरे भारतीय दंड संहिता में डकैती एक ऐसा अपराध है जिसको हर स्टेज पर पनिशेबल बनाया गया है, अर्थात डकैती के लिए एकत्रित होना 402 के अंतर्गत दंडनीय है। डकैती की तैयारी करना धारा 399 के अंतर्गत दंडनीय है। डकैती के लिए
प्रयत्न करना। यह धारा 391 में दो बातें लिखी गई हैं कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति लूट का अपराध करते हैं या लूट करने का प्रयत्न करते हैं तो ये भी दंडनीय है। अर्थात डकैती ही एक ऐसा अपराध है जिसको हर स्टेज पर दंडनीय बनाया गया है। दूसरी चीज अब इसमें देखा जाए तो दूसरी चीज अब धारा 391 में डकैती की परिभाषा दी गई है और डकैती को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर लूट का अपराध करते हैं या लूट करने का प्रयत्न करते हैं तो वह डकैती कहलाएगा। वास्तव में आप देखेंगे कि लूट एवं डकैती में जो डिफरेंस है वह सिर्फ व्यक्ति की संख्या को लेकर के है। बाकी लूट डकैती में कुछ अंतर नहीं होता है। लूट एवं डकैती में जो अंतर होता है वो व्यक्ति की संख्या को लेकर के होता है। अर्थात यदि व्यक्ति की संख्या 5 से कम है तब वहाँ पर लूट का अपराध होता है और जैसे ही 5 या 5 से अधिक व्यक्ति के द्वारा लूट का अपराध कार्य किया जाता है या लूट के अपराध का प्रयत्न किया जाता है तब वही डकैती हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, अब इस पर प्रॉब्लम पूछी जाती है और जो प्रॉब्लम पूछी जाती है उसको समझें कि डकैती पर किस किस तरीके की प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। पहली चीज तो ये ध्यान रखना है कि धारा 391 आप पढ़ रहे हैं और इसमें आप देख रहे हैं कि डकैती के अपराध के लिए व्यक्ति की संख्या कम से कम 5 होनी आवश्यक है। इसी तरीके का प्रोविजन आपको पीछे पढ़ा चुके हैं सेक्शन 149 धारा 149 सेक्शन 146 धारा 149 आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी क्या पढ़ते हैं कि जब विधि विरुद्ध जमाव के द्वारा या उसके किसी सदस्य के द्वारा अपने सबके सामान्य उद्देश्य को अग्रसरित करने में कोई अपराध कारित किया जाता है। अर्थात सेक्शन 149 में अनलॉफुल असेंबली शब्द का प्रयोग किया गया है, विधि विरुद्ध जमाव शब्द का प्रयोग किया गया है और विधि विरुद्ध जमाव को सेक्शन 141 आईपीसी में इसको डिफाइन किया गया है और धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहलाता है। अर्थात अनलॉफुल असेंबली का मतलब हुआ कि यहाँ भी व्यक्ति की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। तो धारा 149 तभी लागू होती है जब व्यक्ति की संख्या कम से कम 5 रहती है। यही चीज धारा 146 में जो राइट की परिभाषा दी गई है, बलवा की परिभाषा दी गई है, तो धारा 146 में बलवा को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि जब विधि विरुद्ध जमाव के द्वारा या उसके किसी सदस्य के द्वारा सामान्य उद्देश्य को अग्रसरित करने में बल एवं हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो ये कहा जाएगा कि बलवा का अपराध हुआ। अर्थात आप क्या देख रहे हैं कि धारा 391 में जो डकैती है, डकैती के अपराध के लिए व्यक्ति की संख्या कम से कम 5 होनी आवश्यक है। धारा 149 के अंतर्गत जो कॉमन ऑब्जेक्ट है उसके लिए भी व्यक्ति की संख्या कम से कम 5 होनी आवश्यक है। धारा 146 में
जो बलवा की परिभाषा दी गई है, बलवा के अपराध के लिए भी व्यक्ति की संख्या कम से कम 5 होनी आवश्यक है। तो अब प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो बात आपको बता रहे हैं वह तीनों जगह पर अप्लाई करेगा। सेक्शन 149 पर भी लागू होगा, सेक्शन 146 पर भी लागू होगा और सेक्शन 391 पर भी लागू होगा। कारण क्या है कि इन तीनों धाराओं को लागू होने के लिए व्यक्ति की संख्या कम से कम 5 होनी आवश्यक है। तो अब प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों सेक्शन पर प्रॉब्लम के लिए सबसे पहली चीज जो ध्यान में रखना है वो ये कि अपराध कारित करते समय, ऑफेंस कमिट करते समय व्यक्ति की संख्या कम से कम 5 होनी आवश्यक है। यदि अपराध करते समय व्यक्ति की संख्या 5 से कम है तो ये तीनों धाराएं लागू नहीं होंगी। तो मेन पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि ऑफेंस कमिट करते समय, अपराध कारित करते समय व्यक्ति की संख्या कम से कम 5 होनी आवश्यक है। यदि अपराध करते समय व्यक्ति की संख्या 5 से कम है तब वहाँ पर न तो सेक्शन 391 लागू होगा, न तो सेक्शन 149 लागू होगा और न ही सेक्शन 146 लागू होगा। जैसे उदाहरण से समझें, जैसे मान लीजिए कि A, B, C, D, E 5 व्यक्ति हैं और ये पांचों व्यक्ति X नामक व्यक्ति के घर में डकैती डालने के लिए चल देते हैं। अब इसमें जो A व्यक्ति है यह बहुत अधिक शराब पिए हुआ है, जिसके कारण यह चलने में असमर्थ है और बीच रास्ते में एक पेड़ है और उसी पेड़ के नीचे ये यहाँ पर लेट जाता है। अब B, C, D, E 4 व्यक्ति हैं और ये चारों व्यक्ति X के घर पर पहुंचते हैं और X के घर पर ये लूटपाट करते हैं और लूटपाट का जो भी सामान प्राप्त करते हैं उसको ले करके जाते हैं और देखते हैं कि ये अभी भी पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और लूट के सामान को यह A को भी देते हैं। तो यहाँ पर A, B, C, D, E पांचों के दायित्व को बताइए। तो अब यहाँ पर मेन प्रश्न क्या है, आपको क्या बताए कि धारा 391 में डकैती के अपराध को लागू होने के लिए अपराध करते समय व्यक्ति की संख्या कम से कम 5 होनी आवश्यक है। अब देखें, लूट कारित करते समय व्यक्ति की संख्या 5 नहीं है बल्कि 4 है। अतः अब इन 4 व्यक्तियों को डकैती के अपराध के लिए इनको दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि डकैती के अपराध के लिए व्यक्ति की संख्या अपराध करते समय कम से कम 5 होनी आवश्यक है। तो यहाँ पर ये जो चारों व्यक्ति हैं ये लूट के अपराध के लिए दोषी होंगे, न कि डकैती के अपराध के लिए दोषी होंगे। यह सही है कि जो पांचों व्यक्ति हैं ये डकैती के प्रयोजन के लिए ही एकत्रित हुए हैं, लेकिन उसमें से जैसे ही एक व्यक्ति बीच में रुक जाता है, वह घटना स्थल पर नहीं जाता है, तो धारा 391 को लागू होने के लिए आवश्यक शर्त है कि अपराध कारित करते समय व्यक्ति की संख्या 5 होनी चाहिए। यहाँ पर अपराध करते समय, लूट का अपराध करते समय व्यक्ति की संख्या 5 से कम है, अतः ये डकैती के अपराध के लिए दोषी नहीं होंगे।
इसमें जो 4 व्यक्ति हैं, ये चारों व्यक्ति ये लूट के अपराध के लिए दोषी माने जाएंगे, न कि डकैती के अपराध के लिए दोषी माने जाएंगे। अब जहाँ तक ए नामक व्यक्ति की बात है, तो ए आपको क्या बताए कि डकैती एक ऐसा अपराध है जिसको हर स्टेज पर दंडनीय बनाया गया है। तो यहाँ पर अब जो ए है, ए डकैती के प्रयोजन के लिए एकत्रित हुआ है। अतः जो ए का कार्य है, यह भारतीय दंड संहिता के धारा 402 के अंतर्गत दंडनीय है। इन लोगों ने डकैती की तैयारी की है, तो इनका जो कार्य है ये धारा 399 के अंतर्गत भी आएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो ए है, यह लूट की संपत्ति को प्राप्त करता है, तो इसका जो कार्य है ये भारतीय दंड संहिता की धारा 410 के अंतर्गत भी आएगा। धारा 410 मैंने आपको पढ़ाया था और बताया था कि धारा 410 में चुराई हुई संपत्ति को परिभाषित किया गया है कि चुराई हुई संपत्ति किसे कहा जाएगा, स्टोलन प्रॉपर्टी किसे कहा जाएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो चोरी के द्वारा प्राप्त की जाती है, उद्यापन के द्वारा प्राप्त की जाती है, लूट के द्वारा प्राप्त की जाती है, आपराधिक दुर्विनियोग के द्वारा प्राप्त की जाती है, आपराधिक नाशभंग के द्वारा प्राप्त की जाती है, तो ऐसी प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी कहलाती है। तो यहाँ पर जो ए है वो लूट की संपत्ति को प्राप्त करता है, ये चुराई हुई संपत्ति के अंतर्गत आएगा और धारा 410 के अंतर्गत यह दंडनीय होगा। तो ये सबसे पहली चीज प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या ध्यान में रखना है कि चाहे डकैती का अपराध है, चाहे धारा 149 है, चाहे धारा 146 है, इन तीनों धाराएं ये केवल तभी लागू होंगी जब अपराध करते समय व्यक्ति की संख्या 5 या 5 से अधिक होगी। अपराध करते समय व्यक्ति की संख्या 5 से कम है तो ये तीनों सेक्शन लागू नहीं होगा। पहली चीज प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि अब डकैती के अपराध के लिए यदि 5 व्यक्तियों के ऊपर चार्ज लगाया जाता है, ए बी सी डी ई 5 व्यक्ति हैं और इन 5 व्यक्तियों पर डकैती के अपराध का आरोप लगाया जाता है। अब कोर्ट ऑफ सेशन है, सत्र न्यायालय है और सत्र न्यायालय के द्वारा इन 5 अभियुक्त व्यक्तियों का डकैती के अपराध के लिए इनका विचारण किया जाता है। कोर्ट ऑफ सेशन विचारण के समापन के पश्चात इसमें से ए और बी जो 2 अभियुक्त व्यक्ति हैं इनको एक्विटल कर देता है, इनको दोष मुक्त कर देता है। अब यहाँ पर अब जो दोषी व्यक्ति की संख्या है वो केवल 5 से घट करके और 3 हो गई। तो अब प्रश्न यहाँ पर क्या है कि क्या इन 3 व्यक्तियों को डकैती के अपराध के लिए इनको दोषी ठहराया जाएगा। तो इन 3 व्यक्तियों को डकैती के अपराध के लिए इनको दोषी नहीं ठहराया जाएगा। कारण क्या है कि डकैती के अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति की संख्या कम से कम 5 होनी आवश्यक है और यहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन 5 अभियुक्त व्यक्ति में से 2 अभियुक्त व्यक्ति को जब एक्विटल कर देता है तो संख्या घट करके 3 हो जाती है। अतः 3 अभियुक्त व्यक्तियों को डकैती के अपराध के लिए अब इनको दंडित नहीं किया जा सकता है। तो दूसरा पॉइंट प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है।
अब लास्ट पॉइंट ध्यान में रखना है कि एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्या किसी एक व्यक्ति के ऊपर डकैती का आरोप लगाया जा सकता है? क्या किसी एक व्यक्ति को डकैती के अपराध के लिए उसको दोषी सिद्ध किया जा सकता है? क्या कोई एक व्यक्ति है उसको बलवा के अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है? क्या किसी एक व्यक्ति को धारा 149 के अंतर्गत दोषी सिद्ध किया जा सकता है? तो आपने पढ़ा कि चाहे धारा 149 है, चाहे धारा 146 है, चाहे धारा 391 है, इन तीनों धाराओं को लागू होने के लिए व्यक्ति की संख्या कम से कम 5 होनी आवश्यक है। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान रखना है, वास्तव में लीडिंग केस है और वो है धारा 146 बलवा पर, और उस केस का नाम है कपिल देव सिंह 1949 फेडरल कोर्ट का ये डिसीजन है और ये लीडिंग केस है। और इस केस में फेडरल कोर्ट ने जो निर्णय दिया, आगे चल करके उसी जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको स्वीकार कर लिया। अतः ये बहुत महत्वपूर्ण केस मानी जाती है। अब देखें कि अब यहाँ पर इस केस में क्या कहा गया। इस केस में कपिल देव सिंह की केस में कहा गया, वस्तुतः बलवा पर केस है, लेकिन इस केस में कहा गया कि जहाँ प्रोसिक्यूशन निस्संदेह रूप से न्यायालय में यह साबित कर देता है कि अपराध करते समय व्यक्ति की संख्या 5 या 5 से अधिक थी, तो यदि प्रोसिक्यूशन के द्वारा कोर्ट में यह साबित कर दिया जाता है कि ऑफेंस कमिट करते समय व्यक्ति की संख्या 5 या 5 से अधिक थी, तो अब उसमें से केवल एक व्यक्ति को पकड़ा जाता है, बाकी सारे व्यक्ति अब्सकॉन्ड कर जाते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता है, वह विदेश चले जाते हैं, कभी नहीं पकड़े जाते हैं। तो जिस एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, उस व्यक्ति के ऊपर डकैती का चार्ज लग सकता है, उस व्यक्ति के ऊपर बलवा का चार्ज लग सकता है, और केवल एक व्यक्ति को उसको बलवा के अपराध के लिए, डकैती के अपराध के लिए धारा 149 के अंतर्गत उसको दंडित भी किया जा सकता है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या निकलता है? महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ऑफेंस कमिट करते समय व्यक्ति की संख्या 5 या 5 से अधिक होनी चाहिए। यदि अपराध करते समय व्यक्ति की संख्या 5 या 5 से अधिक है, तो केवल एक व्यक्ति को पकड़ा जाता है, सारे अभियुक्त व्यक्ति अब्सकॉन्ड कर जाते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता है, वह विदेश चले जाते हैं, कभी नहीं पकड़े जाते हैं, तो एक व्यक्ति के ऊपर भी डकैती का आरोप लग सकता है, बलवा का आरोप लग सकता है, धारा 149 का चार्ज लग सकता है, और एक व्यक्ति को इन तीनों धाराओं के अंतर्गत दोष सिद्ध भी किया जा सकता है। अतः प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन धारा 391 और इसी के साथ प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन 149 और सेक्शन 146 भी आपको बताएं। अब इसके बाद अब एक सेक्शन और बचता है
जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और प्रॉब्लम को पूछी जाती है, और वो है धारा 403। और धारा 403 है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध। धारा 403। अब धारा 403 में आपराधिक दुर्विनियोग को परिभाषित किया गया है, और धारा 403 में आपराधिक दुर्विनियोग को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि जो कोई बेईमानीपूर्ण आशय से किसी जंगम संपत्ति का दुर्विनियोग करेगा या उसको अपने हित में संपरिवर्तित कर लेगा, तो ये कहा जाएगा कि वह आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध करता है। धारा 403 में क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन को डिफाइन करते हुए कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति बेईमानीपूर्ण आशय से जंगम संपत्ति का दुर्विनियोग करता है या अपने हित में संपरिवर्तित करता है, तो कहा जाएगा कि वह आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध करता है। अब समझे, इसमें मेन कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहा हूं कि वास्तव में आपराधिक दुर्विनियोग का जो अपराध होता है, इसमें अभियुक्त व्यक्ति के पास जो प्रॉपर्टी आती है वो प्रॉपर्टी इनोसेंटली आती है। बाद में चल करके उसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो जाता है और वह उस प्रॉपर्टी का या तो मिस एप्रोप्रिएशन कर डालता है या अपने इंटरेस्ट में उसका कन्वर्जन कर लेता है, तो वहाँ पर आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध कारित होता है। तो आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध की सबसे खास विशेषता क्या है कि अभियुक्त के पास जो प्रॉपर्टी आती है वो प्रॉपर्टी इनोसेंटली आती है, बाद में चल करके उसका इंटेंशन परिवर्तित हो जाता है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो जाता है और वह उस प्रॉपर्टी का मिस एप्रोप्रिएशन कर डालता है या अपने इंटरेस्ट में कन्वर्जन कर लेता है, तो उसको कहा जाएगा कि वह आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध कारित करता है। जैसे उदाहरण से समझें, आपको जब थेफ्ट पढ़ाए थे उस दौरान भी उदाहरण बताए थे। जैसे मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है और यह अपने मित्र बी स्टूडेंट के कमरे पर जाता है। बी का कमरा खुला हुआ है और उस कमरे में टेबल पर रतनलाल की आईपीसी की बुक रखी हुई है। अब यहाँ पर ए देखता है कि बी नहीं है, लेकिन ए उस रतनलाल की पुस्तक को बी के कब्जे में से बी के कंसेंट के बिना इस आशय से अपने पास उसको ले आता है कि 2 दिन इसको अपने पास रखेंगे, इसको पढ़ेंगे और पुनः बी को वापस लौटा देंगे। तो यहाँ तक ए ने कोई भी अपराध कारित नहीं किया। आपको बताए थे कि ए यहाँ पर चोरी के अपराध के लिए दोषी नहीं माना जाएगा, क्योंकि चोरी के अपराध के लिए प्रोसिक्यूशन को कोर्ट के सामने सबसे पहली चीज साबित करनी होती है कि प्रॉपर्टी लेते समय डिसऑनेस्ट इंटेंशन था। और यहाँ आप देख रहे हैं कि जब ए बी की पुस्तक को अपने पास ले आ रहा है तो उसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है, अतः ए चोरी के अपराध के लिए दोषी नहीं होगा। अभी ए ने कोई भी अपराध कारित नहीं किया है, लेकिन अब 2 दिन के पश्चात ए का इंटेंशन परिवर्तित हो जाता है। अब ए का डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो जाता है,
और ए क्या करता है कि उस रतनलाल की पुस्तक को यूनिवर्सिटी रोड पर ले जाता है और वह उसको बेच देता है, या बेचता नहीं है तो उसको पुस्तक को अब अपने पास सदैव के लिए उसको पढ़ने के लिए रख लेता है। तो अब यहाँ पर ए ने ये धारा 403 में जो क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन की परिभाषा दी गई है, अब ए का कार्य यह आपराधिक दुर्विनियोग के अंतर्गत आएगा। अब इस उदाहरण के अंतर्गत आप देखें कि ए के पास जो पुस्तक आई है वह इनोसेंटली आई है, वह वैध ढंग से उसके पास आई है। अब आगे चल करके उसका आशय परिवर्तित हो जाता है, उस पुस्तक को बेच डालता है या सदैव के लिए अपने पास पढ़ने के लिए रख लेता है, तब यहाँ पर ए का कार्य यह आपराधिक दुर्विनियोग के अंतर्गत आएगा। तो आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपने देखा। अब देखें इसी धारा 403 में जो आपराधिक दुर्विनियोग की परिभाषा दी गई है, इसमें एक स्पष्टीकरण 2 दिया गया है और जो एक्सप्लेनेशन 2 है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब धारा 403 का स्पष्टीकरण 2 क्या कहता है? धारा 403 के स्पष्टीकरण 2 में प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति है और वह किसी पड़ी हुई संपत्ति को प्राप्त करता है जो किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं है। तो यदि किसी व्यक्ति को पड़ी हुई संपत्ति मिल जाती है जो किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं है और वह उस संपत्ति के मालिक को देने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, उसको वापस लौटाने के लिए, उसको प्रत्यावर्तित करने के लिए यदि कोई व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को ले लेता है तो वह कोई भी अपराध कारित नहीं करता है। यदि कोई व्यक्ति पड़ी हुई संपत्ति को ले लेता है जो किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं है और इसलिए उसको ले लेता है कि जो इस संपत्ति का मालिक है उसके लिए इस प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखेंगे, इस प्रॉपर्टी को उसको वापस लौटा देंगे, उस संपत्ति के स्वामी की खोज करेंगे, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी ले लेने मात्र से उसने कोई भी अपराध कारित नहीं किया। लेकिन वही व्यक्ति आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध के लिए दोषी होगा कि यदि पड़ी हुई संपत्ति को उठा लेता है, वह उस संपत्ति के मालिक की खोज नहीं करता है, संपत्ति को सुरक्षित नहीं रखता है और उस प्रॉपर्टी का वह मिस एप्रोप्रिएशन कर डालता है या अपने इंटरेस्ट में कन्वर्जन कर लेता है, तो यहाँ पर आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध के लिए दोषी होगा। जैसे समझें, दृष्टांत भी आपका दिया गया है कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है और यह रास्ते में जा रहा है और एक ये सोने की अंगूठी पड़ी हुई इसको मिल जाती है और एक उस सोने की अंगूठी को उठा लेता है। तो यहाँ पर अब तक ए ने कोई भी अपराध कारित नहीं किया। यदि कोई व्यक्ति ऐसी प्रॉपर्टी को जो किसी व्यक्ति की पोजीशन में नहीं है और उसको केवल उठा लेता है, तो उठा लेने मात्र से वह आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध का दोषी नहीं होगा। लेकिन वही व्यक्ति सोने की अंगूठी को जैसे ही पाता है, संपत्ति इस अंगूठी का स्वामी कौन है उसकी खोज नहीं करता है, उस अंगूठी को उस स्वामी के लिए सुरक्षित अपने पास नहीं रखता है और जैसे ही अंगूठी को लेता है तुरंत वह सुनार की दुकान पर जाता है और उस अंगूठी को बेच देता है और उस पैसे को अपने इंटरेस्ट में कन्वर्जन कर लेता है, तब यहाँ पर ए भारतीय दंड संहिता की
धारा 403 के अंतर्गत एक क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन के अपराध के लिए इसको दोषी माना जाएगा। तो ध्यान रखना है कि केवल यदि पड़ी हुई संपत्ति कोई व्यक्ति उठा लेता है, रास्ते में कोई व्यक्ति जा रहा है और 2000 की नोट पड़ी हुई पाता है, उसको उठा लेता है, तो केवल उठा लेने मात्र से आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध कारित नहीं हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रॉपर्टी को जो पड़ी हुई है किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं है उसको उठा लेता है, तो उसका दायित्व एक बेली की तरह होता है, एक उपनिहिती की तरह होता है। उसका दायित्व बढ़ जाता है कि वह उस प्रॉपर्टी का जो भी मालिक है उसके लिए वह उसको सुरक्षित रखे, वह उसकी खोज करे, ये उसकी ड्यूटी बन जाती है। और यदि वह ऐसा नहीं करता है, बिना संपत्ति के स्वामी का खोज किए बिना उस संपत्ति को सुरक्षित नहीं रखता है और उस संपत्ति का दुर्विनियोग कर डालता है या अपने इंटरेस्ट में कन्वर्जन कर लेता है, तब आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध के लिए उसको दोषी मान लिया जाएगा। अब देखिए प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ केसेज इम्पॉर्टेंट हैं। इस बिंदु पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट केस है एक फूमन की केस है। फूमन 1907 पटना हाई कोर्ट। फूमन 1907 पटना हाई कोर्ट। अब इस केस का फैक्ट ये है कि एक महिला है और यह महिला मंदिर में दर्शन करने के लिए जाती है और मंदिर में बहुत भीड़ है और महिला देखती है कि एक पर्स गिरा हुआ है और महिला उस पर्स को उठा लेती है। जैसे ही वो पर्स को उठाती है, पुलिस कांस्टेबल के द्वारा उसको पकड़ लिया जाता है और उस महिला के ऊपर आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध कारित करने के लिए मुकदमा को भी चला दिया जाता है। मामला पटना हाई कोर्ट तक गया। पटना हाई कोर्ट ने कहा कि महिला को आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध के लिए उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। महिला ने अभी सिर्फ उस पर्स को उठाई थी। पर्स को उठाने के पश्चात पर्स का कौन स्वामी है, अभी उचित कदम को भी उठा सकती थी, तो केवल पर्स को उठा लेने मात्र से उसको आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध के लिए उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इसी प्रकार देखेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट केस है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की केस है और इस केस का नाम है मोहम्मद रजा। मोहम्मद रजा वर्सेस एम्परर हुसैन। मोहम्मद रजा वर्सेस इस केस का नाम है एम्परर वर्सेस रजा हुसैन। एम्परर वर्सेस रजा हुसैन 1904 इलाहाबाद हाई कोर्ट। ये प्रॉब्लम कई बार पूछी गई है, ध्यान से इसको सुने। इस केस का फैक्ट ये है कि इसमें ए और बी ये दो व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्ति बनारस सिटी में एक ही ट्रेन में अगल बगल डिब्बे में एक ही डिब्बे में एक ही सीट पर अगल बगल बैठते हैं। अब इसमें से जो ए यात्री है इसके पास अयोध्या जाने के लिए टिकट है और इसमें जो बी है इसको 2 स्टेशन बाद कैंट स्टेशन का इसके पास टिकट है। अब इसमें ए क्या करता है, ए पढ़ा लिखा नहीं है
और यह अपने टिकट बी को दिखाता है और कहता है कि देखिए हमारा टिकट सही है ना, हमको अयोध्या जाना है। बी उस टिकट को ले लेता है और अयोध्या की टिकट को लेते हुए धीरे से अपना जो कैंट वाला टिकट है वह ए को पकड़ा देता है और ये कहता है कि आपका टिकट बिल्कुल सही है। अब ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंचा कि यहाँ पर क्या ए को आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध के लिए दोषी ठहराया जाएगा या ए का जो ये कार्य है भारतीय दंड संहिता की धारा 417 के अंतर्गत ये चीटिंग के अंतर्गत आएगा। तो यहीं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त है ये देखा जाएगा कि अभियुक्त के पास जो प्रॉपर्टी आई है वह इनोसेंटली आई है कि नहीं आई है। यदि अभियुक्त के पास कोई प्रॉपर्टी इनोसेंटली आती है और वह उस प्रॉपर्टी का उसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो जाता है, उसका मिसएप्रोप्रिएशन कर डालता है, अपने इंटरेस्ट में कन्वर्जन कर लेता है, तब वह आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध का दोषी होगा। यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि बी के पास जो ए का टिकट आया है वह वैध ढंग से टिकट उसके पास आया है और वैध ढंग से टिकट जब आ जाता है उसका आशय परिवर्तित हो जाता है और वह उस अपने कैंट के टिकट को और ए को दे देता है और अयोध्या का टिकट अपने पास ले लेता है, तो इसका कार्य धारा 403 आईपीसी में आपराधिक दुर्विनियोग के अंतर्गत आएगा, न कि धारा 417 के अंतर्गत। ये चीटिंग के अंतर्गत आएगा। वास्तव में जो चीटिंग का अपराध होता है उसमें प्रॉपर्टी जो अभियुक्त के पास आती है वह धोखा दे करके आती है। जब भी छल का अपराध होता है तो छल के अपराध में अभियुक्त के पास प्रॉपर्टी धोखा दे करके प्राप्त की जाती है, लेकिन जो आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध होता है उसमें अभियुक्त के पास जो प्रॉपर्टी आती है वह इनोसेंटली आती है। इसके बाद उसका आशय परिवर्तित होता है और वह उस प्रॉपर्टी का मिस एप्रोप्रिएशन कर डालता है या अपने इंटरेस्ट में कन्वर्जन कर लेता है, तब वहाँ पर आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध होगा। इस तरीके से धारा 390, धारा 391, धारा 403 ये तीनों सेक्शन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और तीनों सेक्शन को आपको समझा दिए। बस आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू।